नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं का काव्य से यानी कि पद्य विभाग से एक विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो विषय को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको हिंदी साहित्य पर जाना पड़ेगा। अगर आप हिंदी साहित्य पर नहीं जाते हैं तो आपको यह विषय जो है समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप लोगों ने कक्षा 11वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो या 12वीं में इस साल के आपके विषय में कुछ कवियों के नाम पढ़ा होगा, जैसे कबीरदास जी, रहीम जी, तुलसीदास जी। ये जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। तो इसको आपको समझने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में कुछ विषय समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो आता है वो है वीरगाथा काल। दूसरा भक्ति काल। तीसरा रीति काल। और चौथा आ जाता है आपका आधुनिक काल। तो मैंने आप लोगों को जो बताया था, रहीम, तुलसीदास, कबीरदास जी ये भक्ति काल के कवि थे। तो इसके विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि वीरगाथा काल में जो कवि होते थे वो जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उस समय के उनके वीरताओं को गुणगान करते थे, उनके वीरत्व के विषय में कविताएं रचनाएं लिखा करते थे, इसलिए वीरगाथा काल पड़ा था। भक्ति काल में क्या होता है कि जब भारत देश में विदेशी आक्रमण करते हैं, मुगल आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि जितने भी भारतीय थे वो दासता में आ जाते हैं, उन पर कब्जा होता है, उन पर अत्याचार होता है। तो इसी कारण इस समय पर लोग जो हैं भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं, भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इसी काल के इसी समय के जितने भी कवि होते हैं वो भक्ति के विषय पर कविताएं, रचनाएं, काव्यों की रचना करते हैं, इसलिए पड़ता है भक्ति काल। अब तीसरा स्टेज जो आता है रीति काल। रीति काल में क्या होता है कि भारत में विदेशियों का आक्रमण हो जाता है, विदेशों का जो शासन जो है स्थापना हो जाता है, और स्थापना होने के बाद जो राजा महाराज होते हैं वे दासत्व में जीवन यापन करते हैं, उनके पास कोई कामकाज नहीं होता, वे लोग बड़े ही विलासपूर्ण समय व्यतीत करने लगते हैं, विलासित हो जाते हैं। विलास यानी कि नारियों का गुणगान होता है कविताओं में। जो कवि होते हैं वो अपने राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए नारी के चरित्र, नारी के सौंदर्य का गुणगान करते हैं और इसी विषय पर रचनाएं होने लगती है, इसलिए पड़ता है इस काल का नाम रीति काल। और वर्तमान समय में जो आजकल आप लोग कविताएं, जो अभी के कविताएं आप लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी गद्य, नाटक, कहानियां आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आता है आपके आधुनिक काल। आधुनिक काल की और एक विशेषता है बच्चों कि आधुनिक काल में ही जो एकांकी है, नाटक है, यानी कि आपका गद्य विभाग है, जो आपका प्रोज है, यानी कि आधुनिक काल से पहले केवल पोइट्री ही थी, केवल काव्य ही रहते थे, लेकिन आधुनिक काल के बाद ही एकांकी, नाटक, निबंध, गद्य विभाग का क्या होता है, विकास होने लगता है। तो मैं आप लोगों को ये सब डिटेल्स इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो आधुनिक काल की एक कविता है और इस काल के प्रगतिशील कवि, नोट कीजिएगा, प्रगतिशील कवि। आधुनिक काल जैसे ही आता है, आधुनिक काल आने के बाद भी आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं उनके भी अलग अलग विचारधाराएं आने लगती है। छायावाद कवि आप लोगों ने सुना होगा,
महादेवी वर्मा जो थी वो छायावादी कवि थी। छायावाद यानी कि प्रकृति का वर्णन करना। प्रगतिशील, इसको भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। प्रगतिशील कवि यानी कि प्रगतिशील विचारधारा क्या होता है? सामाजिक यथार्थवाद की प्रतिष्ठा करना। आप लोग इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सामाजिक यथार्थवाद की प्रतिष्ठा करना। हमारे समाज में आज आप लोग देख रहे होंगे कि सामाजिक स्थिति जो है वो एक नहीं है। कैसे? क्योंकि आज के समाज में कोई धनी है, अत्यंत धनी है, तो अत्यंत गरीब, यानी कि एक व्यक्ति के पास उसको जितना चीज़ें चाहिए, गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस, वो सब कुछ है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कोई उच्च कुल में जन्म लेता है, कोई नीच कुल में, यानी कि कोई बड़े कुल में जन्म लेता है तो जन्म होने के बाद ही अंबानी अडानी बन जाता है, तो कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही वो दरिद्र बन जाता है। कोई अच्छा खाता है तो किसी को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यानी कि सामाजिक जो स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। यानी कि प्रगतिशील विचारधारा ये कहता है कि समाज जो है, समाज में एक रूपता बनी रहे। समाज में जो 2 वर्ग हैं, एक है पूंजीपति वर्ग जिसके पास सब कुछ है, सब जिसके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, और दूसरा जो निम्न वर्ग, गरीब वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है। और ये जो पूंजीपति वर्ग है वो जो है निम्न या गरीब वर्ग का शोषण करता है और ये शोषित होता है। तो प्रगतिशील कवि जितने भी हैं, जैसे कि नागार्जुन हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, ये जो हैं प्रगतिशील कवियों में श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। इससे भी बहुत से कवि हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को जो कविता पढ़ाने जा रहा हूं, इस कविता का नाम है पूंजीवादी समाज के प्रति, और इस कविता के जो कवि हैं वो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो एक प्रगतिशील धारणा के कवि हैं, और उनकी कविता का नाम भी है पूंजीवादी समाज के प्रति। तो आज विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूंजीवादी समाज के प्रति आपकी कविता है, और कवि हैं गजानन माधव और इनका उपनाम है मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु हुई थी 1964 में। पढ़ने के लिए आप लोग अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 52 निकाल लें। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, कुछ समझ में आ भी गया होगा पूंजीवादी समाज के प्रति पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद होता है धनिक वर्ग, धनी वर्ग। ही हमारे समाज में 2 वर्गों का बोलबाला है, एक है पूंजीवादी वर्ग और दूसरा है गरीब यानी कि निम्न वर्ग। पूंजीवादी अर्थात
जिसके पास धन संपत्ति है, जो धनवान, जिसके पास गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ है, धनवान वर्ग, तो उनके इस समाज के प्रति उनका समाज कैसा है, उनका घर परिवार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, इसके बारे में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इस कविता में अपने विचार प्रकट करते हैं। तो कविता के अंदर तो जाएंगे, कविता को तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो परिचय है, उनके जीवनी जो है उसको हम लोग बारीकी से जान लेते हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में कवि परिचय से भी बहुत से प्रश्न 2 नंबर के, 1 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, हिंदी के प्रगतिशील काव्यधारा के एक मूर्धन्य कवि के रूप में मुक्तिबोध की ख्यात रही है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रगतिशील यानी कि प्रगतिवाद क्या होता है। आधुनिक काल में प्रगतिवाद का मतलब होता है जिन कवि का विचारधारा जो है सामाजिक यथार्थवाद के प्रति हो, उसे हम लोग प्रगतिवाद या प्रगतिशील कवि कहते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी भी जो हैं, ये भी एक प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिशील कवि हैं, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं, और इस विचारधारा में ख्याति प्राप्त यानी कि प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्यामलपुर कस्बे में हुआ था, और वे एक मराठी परिवार के अंतर्गत उन्होंने जन्म लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उज्जैन में हुई थी। 1940 में इन्होंने एमए की परीक्षा पास की थी और राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में वे प्रवक्ता बन गए थे, लेक्चर बन गए थे। मुक्तिबोध ने सन 1935 में जो है काव्य लिखना शुरू किया था, कविताएं लिखना शुरू किया था, साहित्य की रचनाएं करना शुरू किया था, और 1943 में उन्होंने एक मैगजीन प्रकाशित किया जिसका नाम है तार सप्तक। तार सप्तक में उनकी कविताएं जो हैं संकलित है। उन्होंने एक मैगजीन का प्रकाशन किया था जिसका नाम है तार सप्तक। नोट कर लीजिए, तार सप्तक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का एक मैगजीन है, और इसी में उन्होंने एक पुस्तक है, इसी में उन्होंने बहुत से कविताओं को संकलित किया था, जिसमें से पूंजीवादी समाज के प्रति एक कविता है। यह कविता भी इसी तार सप्तक से ही संकलित है, यानी कि इसी तार सप्तक से ही आया हुआ है। उसके बाद ध्यान देते हैं कि अज्ञेय व्यक्तिवादी विचारधारा से वे बंध नहीं पाए, मूलतः मुक्तिबोध मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रगतिशील कवि जो हैं, प्रगतिवाद के बहुत से कवि हैं, जिसमें से मैंने अभी अभी नाम लिया था नागार्जुन जी, सुमित्रानंदन पंत जी। इसमें से अज्ञेय जी भी एक महान कवि हैं प्रगतिशील कवि के, यानी कि प्रगतिवाद विचारधारा के। तो यहाँ अज्ञेय व्यक्तिवादी विचारधारा से वे बंध नहीं पाए, मूलतः मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। देखिए, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, ये जो है एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी कि एक ही विचारधारा के माने जाते हैं। इधर प्रगतिशील विचारधारा, प्रगतिवाद भी पूंजीवादी समाज का, धनिक वर्ग का विरोध करता है, तो दूसरी तरफ मार्क्सवाद के जो लोग हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग भी समाज में एक रूपता चाहते हैं, यानी कि समाज में कोई भी धनी ना रहे, गरीब ना रहे, यानी कि सभी व्यक्ति समान रहे। एक धनी का वर्ग, एक धनी व्यक्ति का बच्चा भी एक बड़े स्कूल में, वही स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में गरीब खानदान का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े। कहने का मतलब क्या है कि दोनों विचारधारा जो है एक ही विचार पर काम करता है। मार्क्सवादी विचारधारा भी पूंजीवादी समाज का विरोध करता है, और दूसरा प्रगतिवादी विचार भी पूंजीवादी समाज का विरोध करता है। तो यहाँ अज्ञेय जी जहाँ व्यक्तिवादी विचारधारा में बंधे हुए थे, अज्ञेय जी जो थे वो व्यक्तिवादी विचार पर बंधे हुए थे, तो दूसरी तरफ
मुक्तिबोध जी जो हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित थे। वे जिंदगी भर लड़ते रहे। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने ठीक लिखा है, उन्होंने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे ज़्यादा अपने आप से। उनकी इन तमाम भीतरी बाहरी लड़ाइयों को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। देखिए, मुक्तिबोध जी ने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने अपने जीवन काल, अपने जिंदगी से लड़ते रहे हमेशा। तो उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने अपने जिंदगी से जितने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने अपने समाज से जितना संघर्ष किया है, उस संघर्ष का जो फोटोकॉपी है, यानी कि उसका जो नकल है, हूबहू हम उनके कविताओं में देख सकते हैं। उनकी जिंदगी कविताओं के अविश्वसनीय संदर्भ संकेतिका, वे जिंदगी से कविता और कविता से जिंदगी को जोड़कर प्रस्तुत करने वाले प्रतिबद्ध कलाकार थे। मुक्तिबोध का पहला काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, जो उनके अंतिम दिनों में प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध जी जो हैं, उनका पहला काव्य संकलन का जो नाम था वो है चांद का मुंह टेढ़ा। ये जो पहला उनका जो काव्य संग्रह है, ये उनका पहला काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, जो उनके मृत्यु के उपरांत, यानी कि मृत्यु के अंतिम दिनों, उपरांत तो नहीं, माफ कीजिएगा, कि उनका जो अंतिम समय चल रहा था, उनके अंतिम दिनों में ही ये चांद का मुंह टेढ़ा जो है प्रकाशित हो पाया था। एक अन्य काव्य संकलन भूरी भूरी खाक भी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ। इधर उनकी ग्रंथावली प्रकाशित हुई, जिसके प्रथम 2 खंडों में उनकी सभी कविताएं संकलित हैं। तो अगर हम सामूहिक रूप से उनके जीवनी के बारे में आलोचना करें, तो यहाँ पे संक्षिप्त में आपके 4-5 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूंजीवादी समाज के प्रति कविता के कवि कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। वे किस विचारधारा के कवि हैं? प्रगतिशील या प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। ये जो पूंजीवादी समाज के प्रति कविता है, वो कहाँ से संकलित की गई है? तो किस पुस्तक से संकलित की गई है? वो है तार सप्तक। उनके सबसे पहला काव्य कौन सा है? वो है चांद का मुंह टेढ़ा। तो ऐसे आपके 4-5 प्रश्न इस कवि परिचय से बनते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं पूंजीवादी समाज के प्रति जो कविता है, कवि का जो विचार है, उस पर। तो सबसे पहले मैं कविता को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, और यहाँ जितने भी कठिन शब्द आते हैं, इन कठिन शब्दों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतः शुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह वैचित्र, ईश्वर भक्ति। इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध। सबसे पहले हम इतना विषय को आज विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया भी है कि पूंजीवाद क्या है। धनिक वर्ग, यानी कि जो वर्ग समाज में 2 वर्ग हैं, एक है उच्च वर्ग धनिक वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग जो है गरीब वर्ग। तो यहाँ पूंजीवादी समाज यानी कि धनिक वर्गों जो वर्ग है, उसके विषय में कविता में कवि ने बताया। क्या बताया है? इतने प्राण, प्राण का मतलब जीवन होता है, आप सभी को बताया। लेकिन आपको शब्दार्थ और भाव दोनों में अंतर है। शब्दार्थ यानी कि मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, मीनिंग अलग होता है और मीनिंग का भाव वो अलग होता है। इतना प्राण मतलब पूंजीवादी जो समाज है, वहाँ अनेकों लोग हैं, बहुत से प्राणी, अनेक व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति हैं, बहुत लोग रहते हैं। इतने हाथ,
हाथ का मतलब हस्त होता है, लेकिन यहाँ भाव क्या होगा कि पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीवादी समाज में बहुत से लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, और वो बहुत से काम भी करते हैं। हाथ का मतलब काम करते हैं, कर्मशील होते हैं। कोई मतलब कपड़े का धंधा करता है, किसके पास एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, कोई ज़मीन जायदाद का काम करता है, कोई ब्याज देने का काम करता है, कोई सोने का काम करता है। तो ये कर्मशील समाज है। यानी कि पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीवादी समाज में अनेकों लोग रहते हैं, वो कर्मशील हैं, उनके पास बहुत से काम धंधे हैं। इतनी बुद्धि, यानी कि ये समाज के लोग बहुत बुद्धिमान भी हैं, बहुत चालाक भी हैं, बहुत चतुर भी हैं। इतने ज्ञान, इनके अंदर ज्ञान जो है कुट कुट कर भरा हुआ है। बहुत नॉलेजियस लोग हैं ये लोग, बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्ञानवान भी हैं या ज्ञानवान भी होते हैं। संस्कृति और अंतःशुद्धि, इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता भी बहुत उच्च कोटि की है। हर दिन त्यौहार मनाते हैं, कभी होली मनाते हैं, कभी दिवाली मनाते हैं, कभी ईद मनाते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है, वो भी भरी परी है। अंतःशुद्धि, अंतःशुद्धि का मतलब होता है हृदय की पवित्रता। संस्कृति यानी होता है सभ्यता, कल्चर। अंतःशुद्धि अंतःशुद्धि, हृदय की पवित्रता। देखिए, समझिए, हृदय की पवित्रता मैंने क्या बताया। ये जो दो लाइन है, दो लाइन के भाव को आराम से समझिए। इतने प्राण, कवि क्या कहते हैं कि इस समाज में, यानी कि पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीवादी समाज में अनगिनत लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं, इनकी संख्या बहुत है। ये बहुत कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, इनके बहुत से काम धंधे होते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं। और चालाक चतुर होने के साथ साथ ये ज्ञानवान भी होते हैं। इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता जो है, ये भी बहुत उच्च कोटि की होती है। ये बहुत से त्यौहार पालन करते हैं, बहुत से पर्व, बहुत से पूजा का आयोजन करते हैं, और इसके साथ ही वह अपने अंतःशुद्धि के लिए, अपने हृदय की पवित्रता के लिए भी समय समय पर पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं। आई बात समझ में? अब आज चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह वैचित्र ईश्वर भक्ति। अब देखो, ये जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज यानी कि पूंजीवादी वर्ग के लोग जो हैं, वो इतना दिव्य, यानी कि वो अलौकिक हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि ऐसी रूम में रहते हैं भैया। पूंजीवादी समाज के जो लोग हैं वो बहुत ही दिव्य, यानी कि अलौकिक दिखते हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे इनका पहनावा उड़ावा होता है। इतना भव्य, भव्य का मतलब होता है कि सुंदर, और दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। अलौकिक स्वर्गीय भी होता है। स्वर्गीय मतलब जो मर जाता है वो नहीं होता, यानी कि स्वर्ग में जो फैसिलिटी होती है। आपने कभी देखा होगा कि टीवी वगैरह के प्रोग्राम में जितने भी पौराणिक सीरियल होते हैं, जैसे वो स्वर्ग का जो सेट लगता है, धुएं निकलने लगते हैं, परियां उड़ने लगती हैं, तितलियां उड़ने लगती है, वो होता है स्वर्ग, स्वर्गीय, स्वर्गिक या
अलौकिक। तो ये जो समाज है, यह समाज दिखने में बहुत अलौकिक दिखता है, दिखने में बड़ा ही दिव्य दिखता है, दिखने में इसका परिवेश जो है स्वर्ग जैसा लगता है, बहुत भव्य भी है, सुंदर भी होता है। यहाँ के रहने वाले भी सुंदर होते हैं, इनके मकान भी सुंदर होता है, इनके कमरे भी सुंदर होते हैं, इनके हर एक चीज़ जो है वो सुंदर होता है। इतनी शक्ति, ये बड़े शक्तिशाली होते हैं, इनके पास कोई भी शक्ति हो उनके पास है, यानी कि राजनीतिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, लौकिक शक्ति हो, यानी कि दूसरों को मतलब कोई भी बल हो, इनके पास किसी भी बल का, किसी भी शक्ति का अभाव नहीं होता। पूंजीवादी जो समाज है, इस समाज के लोग बड़े ही दिव्य यानी कि अलौकिक हैं, स्वर्गीय हैं, यानी कि इनका जो परिवेश है, इनका जो घर है, इनका जो जगह है, वह अत्यंत दिव्य होता है, अलौकिक होता है, आश्चर्यचकित होता है, बहुत ही भव्य होता है, सुंदर होता है, आकर्षित होता है। ये जो है बड़े ही शक्तिशाली होते हैं, बड़े ही, चाहे वो बल शक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, वो सारी सब शक्ति में जो है वो बड़े ही प्रबल होते हैं। यह सौंदर्य वह वैचित्र ईश्वर भक्ति, इनके सौंदर्य के साथ साथ एक वैचित्रता है। वैचित्र क्या मतलब क्या है? वैचित्र का मतलब होता है विचित्रता। विचित्रता क्या है? विचित्रता का मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है? ये जो समाज है, यह समाज इतना अलौकिक, स्वर्गीय, दिव्य होने के साथ साथ, सुंदर होने के साथ साथ, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने के साथ साथ, सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ, इसमें एक विचित्रता दिखाई पड़ती है। वो विचित्रता क्या है? वो ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, इनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो ईश्वर के भक्ति में लीन रहते हैं। बात समझ में आई? अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ में। इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध। अब ये जो समाज है, इस समाज के लोग इतना काव्य, इतना काव्य मतलब बाहरी रूप से वो इतने मीठे मीठे बातचीत करते हैं, लोगों से कभी भी दिखावा नहीं करते, कभी भी ऊपर से कभी भी कड़वी बातें नहीं करते, दूसरों को अपने आकर्षित करने के लिए, अपने कामों में समायोजित करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए इनकी जो बातचीत है, इनके बातचीत करने का ढंग जो है वो काव्य की तरह मधुर होता है। इतने शब्द, इतने छंद। छंद का मतलब जानते हैं? छंद का मतलब होता है जिसमें लय हो, जो कविताएं लय से बंधा हुआ हो, उसे छंद कहते हैं। अर्थात इस समाज के लोगों की भाषा, बोली, कहने का ढंग, दूसरों के सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने का ढंग, यानी कि सरल भाषा में कहें तो वो इतने मीठे मीठे बातें करते हैं अपने काम निकालने के लिए, दूसरों से इतना मीठा मीठा बातें करते हैं कि वहाँ पर आपका छंद भी फीका पड़ जाए। यानी कि इतने इनके जो बातचीत है, अपने सत्यता को, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो, चाहे वो दूसरों के सामने झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन उसी झूठ को भी दूसरों के सामने, सत्यता को ऐसे दूसरों के सामने प्रकाश करते हैं, वो असत्य भी सत्य लगने लगती है। जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, यानी कि इस समाज के लोग जो हैं वो बड़े ही ढोंगी होते हैं, इसके भीतर ढोंग भरा हुआ होता है। ये लोग जो हैं बहुत ही ढोंगी होते हैं, अंदर से बहुत ही दूसरों के मतलब मिथ्या होती है, लेकिन उस मिथ्या को भी अपने बोली से, अपने भाषा से इतने मीठे मीठे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि ये ढोंग भी, ये गलत चीज़ भी, ये असत्यता भी जो है सत्य मालूम पड़ने लगती है। और ये समाज जो है निर्बद्ध होकर, ये समाज जो है निर्बद्ध, निर्बंध का मतलब होता है बाधाहीन, बाधाहीन, बिना बाधाहीन के ऐसे ही
भोग विलासपूर्ण, ऐसे ही भोग विलासपूर्ण जो है जीवन यापन करती ही रहती है। आगे के विषय वस्तु को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय हिंदी।